This is the real reason I got 99.9 percentile in JEE Mains with less preparation and an average brain. You see, when we talk about the top 1 lakh students ना, ऊपर से सरफेस लेवल पे थ्योरी सबको आती ही है, ऊपर से मॉक टेस्ट वगैरह सब लगा ही लेते हैं इधर उधर से कुछ भी करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ देख ही लेते हैं, ठीक है. Then what separates the top 1000, 2000, 5000 ranks from the student who is getting 80, 90,000 rank? And the answer to that is effective learning from your mistakes. अब यहाँ पे भी दो केसेस होते हैं. One is in application of the theory in the problems itself and the other is in the fundamental theory itself. तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टॉप 0.1% स्टूडेंट यानी टॉप 1000 के स्टूडेंट किस तरह से अपने मिस्टेक से लर्न करते हैं, किस तरह से एनालाइज करते हैं, किस तरह से अपने बेसिक थ्योरी को स्ट्रेंथन करते हैं, नई चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं एंड फाइनली दे आर एबल टू पुल ऑफ द टॉप 100, 500, 1000, 2000, 5000 रैंक्स. तो मैंने अपने जेई के टाइम की एनालिसिस की रजिस्टर निकाल लिया है यहाँ पे. सो एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पेज ऑफ माई रजिस्टर, मैंने पर्पस ऑफ दिस रजिस्टर क्लियरली मेंशन कर रखा है. मैंने लिख रखा है कि व्हाट ऑल सोर्सेज ऑफ क्वेश्चंस का जो भी मैंने एनालिसिस कर रखा है वो यहाँ पे मेरे को अवेलेबल होगा. अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं मैंने सीबीटी टेस्ट वगैरह को यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया है इस रजिस्टर के अंदर. उसके लिए मैंने एक सेपरेट रजिस्टर बनाया था. द रीजन फॉर दैट इज कि जब भी मैं सीबीटी मोड में टेस्ट देता हूँ तो मैं मॉक टेस्ट को एकदम एग्जाम सिमुलेशन एनवायरनमेंट में दे रहा हूँ, तो उसकी एनालिसिस थोड़ी और डेप्थ में होती है. तो ये सारे जो क्वेश्चंस इस रजिस्टर में होते थे वो मेरे कोचिंग के रिव्यू मॉड्यूल से होते थे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह से, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अगर प्रिंट आउट निकाल लिया और उसको देख लिया तो उससे होते थे. तो फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो एक मैंने जेई मेन का पेपर पेन एंड पेपर मोड में दिया था और उसकी मैं एनालिसिस दिखाता हूँ मैंने किस तरह से कर रखी थी कि आप लोगों को और क्लैरिटी हो कि किस किस एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं एनालिसिस में. नाउ बिफोर वी डू कंटिन्यू मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक और रजिस्टर बनाया था. माई एनालिसिस वॉज ब्रोकन डाउन इनटू 2 पार्ट्स. पहला पार्ट होता था लर्निंग एंड स्ट्रेंथनिंग द स्टडी स्टफ और दूसरा पार्ट एक थिनर रजिस्टर में होता था जहाँ पे मैं प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजाइज करता था ऑन द बेसिस ऑफ कि जिस तरह से मैंने क्वेश्चंस की परफॉर्मेंस की है प्रीवियस पेपर में या कोई भी प्रीवियस किसी पैकेज के कुछ क्वेश्चंस में, तो उसके बेसिस में मैं प्लानिंग करता था कि क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी होगा, किस तरह से मेरी एक्यूरेसी रही है, किस तरह से मैं इंप्रूव कर सकता हूँ. तो उस पर सेकेंड पार्ट पे बाद में आएंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं, उसको डेप्थ में समझते हैं. तो अब जैसा कि देख सकते हैं जेई मेन 24 फरवरी शिफ्ट 2 का पेपर था जिसके क्वेश्चन है. अब यू हैव टू माइंड कि यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चंस नहीं लिखे जो मैंने गलत किए थे. मैंने पेपर में हो सकता है क्वेश्चन सही किए हों बट बाद में मेरे को रिव्यू करने के लिए मान लो जो उसमें कोई डेटा पॉइंट्स वगैरह ऐसे हैं जो बाद में मेरे को याद नहीं रहेंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट कि आज मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आज से 2, 4, 6 महीने बाद जब मेरा एक्चुअल पेपर है तब मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ. तो वो सारा डेटा पॉइंट बाद में मेरे को रिव्यू करने में ईजी हो, एक जगह पे कंसोलिडेट करके मैंने लिख दिया था. नाउ यू नीड टू कीप इन माइंड कि मैं यहाँ पे एग्जैक्टली पूरे क्वेश्चंस नहीं लिखता था बट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि टू राइट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर है उसमें आपने क्वेश्चंस मार्क कर दिए और उसके बाद जो है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ऐसे करके आप अपने जो है रजिस्टर में लिख रहे हैं उसका सॉल्यूशंस. इससे क्या होगा ना कि एक्चुअली रियलिस्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप इतने सारे टेस्ट वगैरह दोगे, इतने सारे रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करोगे कि हर बार आप किताब खोल के साथ साथ आप सॉल्यूशन रजिस्टर खोल के नहीं रह सकते हो. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि क्वेश्चन और उसके नीचे में सॉल्यूशन आप लिख लो. थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट इनिशियली आपको लगेगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बट इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप 2, 4, 6 महीने बाद इसको रिविजन करने जाएंगे विच इज़ जनरली द केस, ठीक है, तो आपको जो है ज़्यादा सीखने को मिलेगा. आपको वापस वो सारी चीज़ों को वापस यू डोंट हैव टू लुक इन टू ऑल दोज कि वो वाला क्वेश्चन पेपर जो आपने पहले अटेम्प्ट किया था किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, मान लो आपने एज अ मॉक दिया था पेन पेपर मोड में, तो वो आप कहाँ पे आपने रख दिया है या फिर आप इंटरनेट से ढूंढ रहे हो क्वेश्चन पेपर कहाँ पे था, वहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग क्या किस तरह से है. तो दैट इज नॉट अ गुड मेथड. तो इट इज फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर क्रिएटिंग द एनालिसिस रजिस्टर. सी द सेकंड पॉइंट आई वांट टू पुट फोर्थ इज कि कई बार आप क्वेश्चंस कर लेते हो और जो क्वेश्चंस नहीं हो उसके सॉल्यूशंस देख लेते हो, यू डोंट राइट दैट डाउन. बट व्हाट हैपेंस इज यू बिल्ड मोर कॉन्फिडेंस जब आप क्वेश्चन को अपने हाथों से उसको क्वेश्चन लिखा फिर उसके बाद खुद से उसका सोल्यूशन एक बार देखने के बाद ही सही उसको वापस से ट्राई कर रहे हो, देन इट गेट्स इनग्रेन्ड इन योर हेड बेटर, ठीक है. और कुछ एलिमेंट जो बस आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के मिल रहा है वो आपको क्या क्या प्रॉब्लम में फंस सकते थे, जब आप खुद से उसको जो है ना सॉल्यूशन बंद करके खुद से जब सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करोगे तो वो आपको बेटर क्लिक करेगा, ठीक है. तो इट इज इंपॉर्टेंट कि जो क्वेश्चंस आपने गलत किए वो तो आपको जनरली जो है टू गेट मोर कॉन्फिडेंस ऑन दैट पर्टिकुलर सब टॉपिक और हाउ द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी इज पैनिंग आउट देयर, आपको वो तो लिखना ही है अपने एनालिसिस रजिस्टर में. तो उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपको सच में समझ में आएगा कि आपको सच में समझ में भी आया, सोल्यूशन देखने के बाद भी आपको समझ में आया वो क्वेश्चन होगा कैसे कि नहीं होगा,
ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट्स आपने सब कुछ एब्जॉर्ब किए हैं कि नहीं किए हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज, एज यू कैन सी कि मैंने ना वो सारे क्वेश्चंस बहुत लिखे हैं वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा इन्वॉल्व्ड, बिकॉज आई नो दैट कॉन्सेप्ट स्टिक. ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं एक बार रिवाइज कर लूंगा, हो जाएगा, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा, देयर इज अ टन ऑफ डेटा इन एनसीईआरटी की बुक, इन लैब मैनुअल्स, इन डिफरेंट रिसोर्सेज. और तो मतलब उन सबको कंसोलिडेट एक जगह पे करना बहुत डिफिकल्ट है. आप सब कुछ तो नहीं कर सकते, सारी चीजें तो नहीं देख सकते, बट जो क्वेश्चन आपने पहले कर लिया, जिसका डेटा आपके पास मतलब होना चाहिए था क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस किया था, आपने गलती की थी, आपने सही किया था, या आपको 6 महीने पहले पता था तो 6 महीने बाद भी आपको याद रहे, तो ऑल दैट डेटा क्वेश्चन जो है ना, इट डज नॉट स्टिक टू योर ब्रेन. ठीक है, तो वो सारा डेटा आप कंसोलिडेट करके अपना एनालिसिस रजिस्टर में लिख दीजिए. एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर फाइनल टेस्ट और मे बी इवन एनी मॉक टेस्ट और एनीथिंग लाइक दैट, तो आप अपने ये सारे एनालिसिस रजिस्टर को क्विकली यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दैट, राइट. तो देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ डेटा दैट आई हैव रिटन हियर. ऐसा नहीं है कि यार, कई लोग सोचते हैं ना कि हम तो बड़े लॉजिकल लोग हैं, हमको डेटा वेटा क्या समझना है, वो तो एक जगह पे हम नोट्स में लिखे ही हुए हैं या लिख ही देंगे, और वो ये सारी चीजें नहीं लिखते हैं, वो बस जो है जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, वही लिखेंगे. सो दैट्स नॉट द पॉइंट ना. आप इसको, मैं चाहता हूँ कि जो एनालिसिस रजिस्टर उसको बार बार रिव्यू करेंगे. ये क्वेश्चंस थे जो आपको अच्छे लगे हैं, ये वो क्वेश्चंस थे जो आपने गलत किए हैं, इनसे आपको सबसे ज्यादा सीखने को मिलेगा. ठीक है, ये सारे डेटा पॉइंट, आप सब कुछ तो याद नहीं कर सकते डेटा के बारे में, कितनी सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में डेटा होगा अलग अलग, सारे पॉइंट्स तो आप याद नहीं कर सकते अपने जेईई के एग्जामिनेशन से पहले, है ना, क्योंकि लिमिटेड टाइम है. तो ये सारी चीजें जो इसके क्वेश्चंस किए थे, वो तो आपके उसका डेटा आपको रहना ही चाहिए इनग्रेन्ड, और उसमें कभी गलती नहीं कर पाए, उसको बार बार रिव्यू करते रहें. इसलिए रजिस्टर में अलग से लिख दें. इवन तो आपके नोट्स में ऑलरेडी होगा, इसको आपको फिर से लिखना है सारे डेटा वाले क्वेश्चन, इवन व्हेन आपने वो सारे क्वेश्चन पहली बार में करेक्ट कर लिए थे. क्योंकि आपको अगर जरा सा भी लग रहा है ना कि मैं 2-4 महीने बाद इसको भूल जाऊंगा, इसको मेरे को वापस एक बार 2 बार देखना चाहिए, तो डेटा वाले क्वेश्चन आप लिख लो. द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कि आई हैव स्टार्ड सर्टेन क्वेश्चन, एज यू कैन सी. तो स्टार्ट वो वाले क्वेश्चन है कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने गलत कर दिया है, और अगर मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे को जो है आधे घंटे 1 घंटे में पूरा रिवीजन करना है और उसके बाद मेरे को टेस्ट वगैरह देनी है. ठीक है, कई बार मॉक टेस्ट वगैरह होता है ना कि मान लो आपको सुबह और शाम में 2 मॉक टेस्ट देने हैं, तो टोटल 6 घंटे तो आपके मॉक टेस्ट में ही गए, है ना. सुबह आप सोच रहे हो 8 बजे से दोगे, आप मान लो 7 बजे उठे हो, आपने नाश्ता वाश्ता किया 7:30 बजे, आप 30 मिनट आपके पास बचे हैं. 30 मिनट में आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी आपको फॉर्मूला या कुछ भी देखना है, सब डेटा वगैरह गो थ्रू करना है, अपने मिस्टेक्स देखने हैं. तो वो स्टार्ट वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना, कि ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ही जो आपने गलत किए, इनसे सीखना है. जब आपके ज्यादा टाइम होगा पूरा रिवाइज करना, पूरी रजिस्टर रिवाइज करना. बट जब आप स्टार्ट वाले क्वेश्चन जो है ना, जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आप जनरली हर बार गलती करते हो, या आपने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपने मेनली उसमें आपको बिल्कुल आपको पता ही नहीं चला था किस तरह से सॉल्व करना है, वो स्टार्ट वाले क्वेश्चन आप ऊपर से देख के जा सकते हो, तो और फास्ट हो जाएगा आपका प्रोसेस. ठीक है, आप आधे घंटे में सारे स्टार्ट क्वेश्चंस देख लिए कि किस तरह से उसका सोल्यूशन था, उसको समझ लिया, उसके बाद मॉक टेस्ट दे दिया, जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और फाइनली भी यू विल बी एट अ बेटर पोजीशन. ठीक है, क्योंकि आप बार बार उस चीजों को देख रहे हो, आपको पता है कि आप बार बार उन सारी चीजों में गलती कर सकते हो. सो द नेक्स्ट थिंग आई वांट यू गाइस टू नोटिस इज कि I have used a good handwriting, so it's very important. लोग बोलते हैं कि क्या यार अलग अलग पेन यूज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसका तो IT नहीं निकलेगा. That is a wrong way to think about it. द थिंग इज कि कई बार ना आप अगर बहुत गंदी तरीके से लिखते हो ना, बहुत बस स्क्रिबल कर देते हो गंदी चीजों से, तो वापस अपने नोट्स को रेफर करने का आपका खुद का मन नहीं होता, फिर आप दूसरों से जाके नोट्स मांगोगे, ये वो करोगे. ठीक है, सो इट्स बेटर कि आप ये समझो कि आपको ही ये नोट्स वापस पढ़ने हैं और किसी को नहीं दिखाना. कोई आप जो है ना, आप स्कूल नहीं चल रहा कि आप ये सारे नोट्स किसी से टिक करवाओगे और वो आपको A+ देगा, राइट. मतलब स्कूल में तो यही होता है ना कि नोट्स और रजिस्टर वगैरह चेक करते हैं लोग, है ना, उसके मार्क्स होते हैं. कोई लैब नोटबुक तो है नहीं, तो इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़े प्रेजेंटेबल तरीके से आप इन चीजों को लिखो कि वापस आके इसको देखने का मन करे. वापस आके जब आप देखो ना, तो आपको मजा आए कि कितने अच्छे नोट्स हैं मेरे, कितने अच्छी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया है. अगर आप ही अपने नोट से नहीं समझ पा रहे हो, और मान लो अगर आप समझ भी पा रहे हो, प्रेजेंटेशन उसकी ढंग की नहीं है, आपने जो है इतने बड़ी चीजें इतने बड़े अक्षरों में लिख दी हैं. इसलिए आप एक और चीज नोटिस करिएगा कि मैंने जो है ना 2 लाइन यहाँ पे खींच दी है और मैंने 3 कॉलम्स बना रखे हैं, और 3 कॉलम्स हैं क्योंकि कम पेजेस में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं लिख पा रहा हूँ. ठीक है, इन अ गुड हैंड राइटिंग. ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कई बार लोग जो बड़ी चीजें लिख देंगे, बहुत सारी चीजें लिख देंगे, या बहुत गंदी तरीके से लिखेंगे. गंदी तरीके से लिखेंगे तो आपको वापस ही इन चीज नोट्स को रेफर करने का मन नहीं करेगा, आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा, या समझ में आएगा बेयरली लेजिबल होगा, फिर भी मन नहीं करेगा आपको करने का वो सब. ठीक है, और अगर आप बहुत बड़ा लिख रहे हो, बहुत ज्यादा चीजों को लिख रहे हो, तो जो है ना बहुत सारे पेजेस पलटने में आपको ना खुद बहुत ज्यादा फ्रिक्शन फील होगा. पर्सनली मेरे को तो ऐसा होता था कि यार देखो यहाँ पे जो है मैंने 3 कॉलम्स
मतलब मान लो 2 पेज मैंने ऐसे खोल रखे हैं, ठीक है, तो 6 कॉलम्स हो गए मेरे पास। इसमें इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे क्वेश्चन, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कर रही है। अगर मैं उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखता तो शायद मैं बहुत कम इसमें इन्फॉर्मेशन कर पाता, इसका आधा भी नहीं कर पाता। तो इट्स ऑलवेज अ बेटर प्रैक्टिस टू यूज दीज काइंड ऑफ प्रोसेसेस। अगर आप मल्टीपल पेन्स वगैरह का इस्तेमाल करना है आप कर सकते हो, मैं नहीं करता था क्योंकि उतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था। बट अगर आपके पास आप जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो यू कैन डू इट, बट मतलब 2 ही पेन मैक्स टू मैक्स सही रहते हैं, एक ब्लैक कर लो, ब्लू कर लो, उससे ज्यादा करोगे इट वुड बी एन ओवरड्यू और उसका कोई प्राइस तो आपको मिल नहीं रहा है। इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए बेसिकली। विद दैट यू कैन सी कि मैंने कहीं पे क्लाउड्स वगैरह भी बना रखे हैं और कहीं पे उसके नीचे से हाउ लिख रखा है मैंने। तो मतलब मेरे को नहीं पता कि इसका रीजन क्या है कि ये स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स जो होते हैं X2O जो होते हैं हैलोजन के ग्रुप के, इनका ये क्यों होता है। तो मैंने हाउ लिख लिया, तो इसको बाद में कभी जो है मैं एनालिसिस करके इसको रेफर करके मैं इंटरनेट वगैरह पे इसको सर्च कर लूंगा, है ना। तो ये सब आपको क्लैरिटी होनी जरूरी है, हर चीज का वाई या हाउ आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो वो आप क्वेश्चंस के थ्रू बाद में हाउ लिख के कर सकते हैं कि अभी इमीडिएटली मैं नहीं देखूंगा हर क्वेश्चन में इमीडिएटली अपना फोन खोल के। जब एक बार मैंने एनालिसिस कर लिया 30 40 50 क्वेश्चंस की, फिर जहां जहां पे मैंने हाउ लिखा था, जहां जहां पे मैंने क्लाउड बनाया था कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको मेरे को देखना है, वो अब मैं बाद में देख लूंगा, है ना। तो दैट कैन बी एन अप्रोच दैट वुड ऑप्टिमाइज योर प्रिपरेशन एंड एनालिसिस, कि ज्यादा टाइम आप फोन पे नहीं स्पेंड कर रहे हो, एक ही बार में सारी चीजें चेक कर रहे हो और बार बार उसको रेफर कर सकते हैं कि पहले मेरे को नहीं पता था, मेरे को ये सारी चीजें पता है, इसको मैंने रिसर्च कर रखा है। विद दैट लेट मी मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द एनालिसिस प्रोसेस, which involves identifying which part you are less confident about, right? What all things you need to revise, what is your current exam temperament,